रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ज़मीन की तारीख बड़ी अजीबोगरीब है और इंसान अब तक पूरी कोशिश के बावजूद इस ज़मीन पर मौजूद अजीबोगरीब असरार और रमूज़ के बारे में पूरी तरह नहीं जानता। ऐसी एक चीज़ के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इंडोनेशिया के 2000 से ज़ायद जज़ायर में दो जजीरे ऐसे भी हैं जो वाज़े तौर पर ज़मीन की तारीख के अलमबरदार हैं। हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के जजीरे बाली और लोम्बोक। इन दोनों जजीरों के दरमियान एक ऐसी नजर न आने वाली लाइन है जिसे कोई इंसान तो पार कर सकता है, लेकिन ना तो कोई परिंदा पार कर सकता है और ना ही कोई जानवर। यहाँ तक कि इन दोनों जजीरों के दरमियान मौजूद समुद्री मछलियां भी इस लाइन को पार नहीं करती। ये नजर न आने वाली लाइन, जिसे वायलेस लाइन कहा जाता है, अपने आप में एक बड़ा ही अजीबोगरीब राज है, जिसके बारे में कुछ अरसा पहले तक साइंसदानों को बिल्कुल भी इल्म नहीं था। इस अजीबोगरीब लाइन के दोनों तरफ मौजूद परिंदे, जानवर और मछलियां तक एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस लाइन के अंदर ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ है जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी जानवर, चाहे वो हवा में उड़ता हो, जमीन पर चलता हो या समंदर में रहता हो, इस लाइन को पार क्यों नहीं कर सकता। इसके साथ साथ हम आपको इस लाइन को दरियाफ्त करने वाले साइंसदान के बारे में भी बताएंगे कि उसने कैसे इस अजीबोगरीब लाइन को दरियाफ्त किया। तो आइए आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, ये बात है 1823 के इंग्लिस्तान की, जिसे हम बरतानिया के नाम से जानते हैं। 1823 में इंग्लैंड में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अल्फ्रेड रसल वालेस था। अल्फ्रेड वालेस के वालिद एक कार्टोग्राफर थे, यानी वो दुनिया का नक्शा बनाया करते थे, और इसी वजह से इन्हें दुनिया भर का नक्शा बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से लंबे लंबे सफरों पर जाना पड़ता था। सफर पर जाने के लिए इन्हें अखराजात तो दिए जाते थे, लेकिन इनका अपना मुआवजा काफी कम था, जिसकी वजह से वो अपने बेटे अल्फ्रेड रसल को तालीम नहीं दिलवा सके और इन्हें अपने बेटे को स्कूल से हटाना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद रसल ने सोचा कि मैं अपने वालिद के साथ ही कार्टोग्राफी के काम में शामिल हो जाता हूं, और ये फैसला रसल की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाला था। अल्फ्रेड रसल ने वालिद के साथ पूरी दुनिया का सफर करना शुरू कर दिया। उस जमाने में इंसान के पास इतनी ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, इसलिए नक्शे घूम फिर कर अंदाजे से बनाए जाते थे। अल्फ्रेड जब अपने वालिद के साथ इस काम में शामिल हुआ तो वो इस दुनिया में फैली हुई कुदरती खूबसूरती का आशिक हो गया। उसकी आदत थी कि वो जब भी किसी नई जगह पर जाता तो वहाँ की जमीन, पौधे और जानवरों के साथ साथ वहाँ की आबो हवा के बारे में मुकम्मल तफसील से अपनी डायरी में लिखा करता था। जब अल्फ्रेड वालेस जवान हो गया तो वो अपने वालिद के साथ जाने की बजाय अकेला ही इस तरह की मुहिम्मात पर जाने लगा। इसे हुकूमत की तरफ से वजीफा भी मिला, जिसे इस्तेमाल करते हुए इसने पूरी दुनिया के सफर का प्रोग्राम बना लिया। दुनिया के सफर पर निकलने के बाद अल्फ्रेड जब सिंगापुर पहुंचा तो वहां से इसने इंडोनेशिया का रुख किया। तो उस वक्त इंडोनेशिया एक मुल्क नहीं था, बल्कि ये इलाका मलाका जज़ायर के नाम से मशहूर था। मलाका के इन जज़ायर की सैर करते हुए अल्फ्रेड जब मौजूदा इंडोनेशिया के जजीरे बाली में पहुंचा तो वो यहाँ की कुदरती खूबसूरती और जानवरों से इश्क में मुब्तला हो गया। इसे यहाँ की कुदरती खूबसूरती, परिंदे और दीगर जानवर बेहद पसंद आए और इसने तफसील से हर एक चीज का अपनी डायरी में जिक्र किया। बाली में मौजूद टाइगर्स, जायनोसोर्स यानी गैंडे, हाथी, तोते, वुड पिकर यानी हुदहुद और इस तरह के दीगर जानवर और परिंदे अल्फ्रेड को बहुत ज्यादा प्यारे लगे। जब उसने बाली का नक्शा मुकम्मल कर लिया और यहाँ की तमाम चीजें अपनी डायरी में लिख लीं, तो वो एक कश्ती में सवार होकर यहाँ से 35 किलोमीटर दूर दूसरे जजीरे लोम्बोक की जानिब रवाना हो गया। जब अल्फ्रेड लोम्बोक पहुंचा तो वो यहाँ पर मौजूद जानवर और परिंदे देखकर हैरान परेशान हो गया। इसके साथ साथ इसकी टीम भी दोनों जजीरों में इतना बड़ा फर्क देखकर बहुत परेशान हुई। सिर्फ 35 किलोमीटर का फासला होने के बावजूद लोम्बोक का जजीरा बाली से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ पे न टाइगर्स थे, न हाथी और न ही राइनोसॉर्स, और न ही वैसे परिंदे जैसा कि वो बाली में देखकर आया था। लोम्बोक के जजीरे पर कैंगरूज दंदनाते फिर रहे थे, कमोडो ड्रैगन जैसे खूनखार जानवर थे और क्वालास जैसे खूबसूरत मैमल्स भी थे। इसके साथ साथ यहाँ के परिंदे भी मुकम्मल तौर पर बाली के जजीरे पे मिलने वाले परिंदों से बिल्कुल अलग थे। ये फर्क देखकर अल्फ्रेड बहुत हैरान हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो इस पे तहकीक करता, उसे मलेरिया हो गया और उसे उसी जजीरे पर एक कमरे में रुक कर आराम करना पड़ा। बीमारी की इस फुर्सत ने उसे इस मसले पर अच्छी तरह से गौर करने का मौका दे दिया। उस वक्त तक साइंसी तहकीकात के नतीजे में यह पता लगाया जा चुका था कि ये सारी की सारी जमीन कभी एक ही हुआ करती थी और ये सारे बरआज़म एक ही बरआज़म
का हिस्सा हुआ करते थे, जिसे हम पिंजिया के नाम से जानते थे। जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से करोड़ों सालों के अरसे में ये तमाम बरे-आज़म एक दूसरे से अलग हो गए और यूं हर बरे-आज़म पर जिंदगी का इर्तिका बिल्कुल अलग तरीके से हुआ। बाकी तमाम बरे-आज़मों पर जिंदगी का इर्तिका तकरीबन एक जैसा ही था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का बरे-आज़म टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से बाकी तमाम बरे-आज़मों से बहुत दूर चला गया था। इसी वजह से वहां पर होने वाला इर्तिका बाकी पूरी दुनिया से बेहद मुख्तलिफ था। अल्फ्रेड ने सोचा कि हो ना हो लोम्बोक का ये जजीरा कभी ऑस्ट्रेलियन जजायर का हिस्सा होता होगा, जो बाद में टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से वापस इंडोनेशिया के जजायर की तरफ आ गया। बाली मशरकी साइड पे है, जबकि लोम्बोक का ये जजीरा मगरबी साइड पे है। अल्फ्रेड ने सोचा कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से इस 35 किलोमीटर के फासले को दोनों जजीरों में मौजूद कोई भी जानवर, परिंदा या मछलियां क्रॉस नहीं कर पाती, और इस सवाल का जवाब उसे अपनी बीमारी के दरमियान मिलने वाले उस वक्फे और गौर फिक्र ने दे दिया। असल में दोनों जजीरों में पाए जाने वाले मैमल समंदर को पार नहीं कर सकते और ना ही वो एम्फीबियस हैं, यानी जमीन और समंदर में एक साथ रहने वाले जानवर नहीं, जैसा कि कछुए की कुछ अकसाम हुआ करती हैं। यही वजह है कि वो मैमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते और ना ही एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर जा सकते हैं। यूं जमीनी तौर पर दोनों तरफ के जानवर दूसरे जजीरे की तरफ नहीं आ सकते और ये मुइम्मा हल हो गया। जब उसने परिंदों के बारे में सोचा तो उसे मालूम हुआ कि इन दोनों जजीरों पर पाए जाने वाले परिंदे नॉन माइग्रेटरी परिंदे हैं, यानी ये वो परिंदे हैं जो लंबी लंबी हिजरतें नहीं करते, बल्कि जहां पैदा होते हैं वहीं के चंद किलोमीटर के इलाके में रहते और अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। जैसा कि बहुत सारे परिंदे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हिजरतें करते हैं और 10-10 हजार किलोमीटर का फासला तय करके दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचते हैं और फिर वहां से वापस अपने इलाकों में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर हर साल रूस के इलाके साइबेरिया से बहुत सारे परिंदे हिजरत करके इंडिया और पाकिस्तान आते हैं। इन दोनों जजीरों पर ऐसे परिंदे मौजूद नहीं हैं। इस वजह से दोनों जजीरों के परिंदे आपस में बेहद मुख्तलिफ हैं। यूं हवा के जरिए भी ये लाइन क्रॉस नहीं की जा सकती और अल्फ्रेड को अपने दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया। अब इसके सामने तीसरा सवाल था कि आखिर दोनों तरफ की मछलियां दरमियान में मौजूद इस 35 किलोमीटर के समंदर को पार क्यों नहीं करती और एक दूसरे के इलाके में क्यों नहीं जाती। लेकिन उस वक्त तक टेक्नोलॉजी और साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए उसे इसका जवाब नहीं मिल सका। अलबत्ता बाद में साइंसदानों को इल्म हुआ कि चूंकि टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से जमीन से आतिशफिशानी लावा भी निकलता है और जब दो बरे-आज़म या दो जमीन के टुकड़े एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से इन दोनों के दूसरे से टकराने से आतिशफिशां भी बनते हैं और पहाड़ भी वजूद में आते हैं। ये पहाड़ी सिलसिले समंदरों में भी मौजूद हैं और इसी तरह से ये पहाड़ी सिलसिला बाली और लोम्बोक के जजीरों के दरमियान भी मौजूद है। उसी आतिफिशानी पहाड़ी सिलसिले की वजह से यहाँ पर मौजूद समंदरी पानी का बहाव बेहद तेज है। इन्हीं तेज और तूफानी वाटर करंट्स की वजह से दोनों तरफ की मछलियां एक दूसरे की तरफ नहीं जा सकती और यूं अल्फ्रेड की मौत के कई दहाइयों बाद ये राज भी हल हो गया। अलबत्ता इसका क्रेडिट भी अल्फ्रेड को ही जाता है और यूं इसी के एजाज में इन दोनों जजीरों के दरमियान में मौजूद इस लाइन को वालेस लाइन कहा जाता है। आपको ये हैरत अंगेज मालूमात जानकर कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा और अगर आप किसी और चीज के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।